नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाला है दुनिया भर में होने वाली ऐसी सारी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं, आपके पोर्टफोलियो को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को, इनकम को और खर्चे को भी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। होप न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन यूक्रेन वॉर, ये कहना है पुतिन का। तो पुतिन ने यहाँ पे बहुत ही कैजुअली ये वर्ड ड्रॉप कर दिया जिसे हम एन वर्ड कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का, न्यूक्लियर वेपन। एंड इन्होंने एक ये रिमार्क दिया संडे को, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि रशिया के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है एंड रिसोर्सेज हैं कि वो इस वॉर को लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर जा पाए, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुतिन ने ऑर्डर किया था थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन में इन फरवरी 2022, और यूरोप का बिगेस्ट ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये सिंस वर्ल्ड वॉर II एंड लार्जेस्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट सिंस द डेप्थ्स ऑफ कोल्ड वॉर। सो यहाँ पे इनका कहना है कि यूक्रेन हमें प्रोवोक कर रहा है, वेस्ट हमें प्रोवोक कर रहा है ताकि हम गलतियां करें, लेकिन हम गलतियां नहीं करने वाले हैं। एंड आई होप कि हमें वेपन्स निकालने की, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका कहना है कि हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, वी हैव इनफ स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। अब ये एक बात कह रहे हैं कि मॉस्को एंड कीव, यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ कोर्स एंड करना चाहते हैं वॉर को, एंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाखुश हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक पीस डील साइन हो, जो नहीं हो रहा है। पुतिन यहाँ पे कह रहे हैं, क्रेमलिन का यहाँ पर कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्फ्लिक्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि रैपिड प्रोग्रेस नहीं हो सकता है यहाँ पे, जो वॉशिंगटन चाहता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनसे सक्सेशन की भी बात की गई तो इन्होंने कहा कि ये सक्सेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, बट इन्होंने कहा है कि कोई एक कैंडिडेट हो सकता है, कई सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिससे लोग खुद चूज करेंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ऐसा लगता है देख करके कि जो आंसर्स वो बोल रहे हैं, बट हमारे लिए जो काम की चीज़ वो ये है कि दोनों के बीच में जो पीस डील है जिस पर बहुत इंसिस्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ये इतनी जल्दी साइन नहीं होने वाला है। इश्यूज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में और ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। सो वी हैव स्टिल सम टाइम जिससे पहले कि हम पीस डील देख पाएँ यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में। अगले आर्टिकल की बात करूँगा, एप्पल के बारे में है। ये एप्पल $40 बिलियन के आईफोन हो सकता है इंपोर्ट करे फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो एप्पल का जो टारगेट है आईफोन प्रोडक्शन का बाय वैल्यू इन इंडिया, ये $40 बिलियन का हो सकता है FY 2026 के एंड तक। और यहाँ पे जो 80% टारगेट है उसके डिमांड की यूएस में, और 100% ऑफ ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड ये इससे मीट कर पाएगा। डिस्कशंस आए यहाँ पर, अगर आप देखोगे इन द बैकड्रॉप ऑफ 2025 सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स कॉल, एंड यहाँ पे इनका कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ आईफोन्स जो बिक रहे हैं यूएस में स्टार्टिंग अप्रैल जून, ये आएंगे इंडिया से। और क्योंकि ये यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला था चाइना के ऊपर, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए क्या टाइमिंग रही है यूएस की, एप्पल की। बिल्कुल सही टाइम पे इन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, अच्छा स्केलिंग हुई, और अब जब फाइनली चाइना पे इतने टैरिफ्स लग गए हैं तो इन्हें यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप यूएस का स्मार्टफोन ट्रेड डेटा देखेंगे तो करीब करीब $60 बिलियन का हमें एनुअल इंपोर्ट दिखता है स्मार्टफोन्स का, और इसमें से 2/3 जो इंपोर्ट होता है वो होता है आईफोन। मतलब 38 to 41 बिलियन डॉलर के आईफोन्स इंपोर्ट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इंडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के लिए तो बहुत बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल है just for iPhone. Despite falling prices, OPEC Plus speeds up oil output hikes. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं OPEC Plus की। OPEC का नाम सबने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC Plus क्या है? यहाँ पे कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आप देखोगे जो OPEC का पार्ट है। उसके अलावा जब रशिया और दूसरी कंट्रीज में इसमें ऐड हो जाती हैं तो इस ग्रुप को हम लोग OPEC Plus कहते हैं। ऑयल प्राइजेज इंटरनेशनली अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा है, ठीक है। एंड इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फोरकास्ट को कट कर रहे हैं फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑयल जाइंट्स यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं लोअर प्रॉफिट्स। सैटरडे को 8 कंट्रीज जो बिलोंग करती हैं टू दी ऑयल कार्टेल नोन एज OPEC प्लस, उन्होंने कहा है कि इन्होंने ऐड किए हैं 4,11,000 बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे इन जून। ये जो मूव है यहाँ पे ये सिमिलर स्टेप फॉलो किया जा रहा है बाय द ग्रुप टू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। तो इंक्रीज किया जा रहा है ऑयल प्रोडक्शन, और ये कर रहा है, ये इन्होंने डिसाइड किया है अप्रैल मीटिंग में। तो मेजर शिफ्ट आया है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ।
ओपेक ऑयल बेचता है इंडिया को, चाइना को, पूरी दुनिया को। ये चाहते थे कि ऑयल का डिमांड तो घट रहा है लेकिन प्राइस जो है ना इसको ऊपर ही रखा जाए, एटलीस्ट $80 के पास रखा जाए, $90 के पास रखा जाए, 100 हो गया तो और बेटर है। तो इनका कहीं ना कहीं गोल ये था कि $80 से $90 के बीच में इनका जो मैं कहूँगा प्राइस है वो रहना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि आप देखो कि जो डिमांड फॉरकास्ट है ना वो लगातार और नीचे जाती रही। ग्लोबल स्लोडाउन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रम्प आ गए, उसके बाद जो ग्लोबल टेरिफ वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद तो फिर हम ये देख रहे हैं कि आगे ऑयल की डिमांड काफ़ी कम नज़र आ रही है हमें। एंड स्टिल ऑयल के प्राइस अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफ़ी नीचे गए। बट यहाँ पे ओपेक ने अब डिसाइड किया, ओपेक प्लस ने, कि हम तो भाई अब वेट नहीं करने वाले हैं। ऑयल का प्राइस नीचे जाता है तो जाता है, हम लोग यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक प्रॉफिट हिट हमें दिख सकता है फॉर ऑफ ऑयल कंपनीज एनफोर्सिंग कटबैक्स। ग्रुप का कहना है इन अ स्टेटमेंट दैट मार्केट जो है काफ़ी हेल्दी है और ऑयल इन्वेंट्रीज अभी काफ़ी कम है। सऊदी अरेबिया जो डी फैक्टो लीडर है ओपेक प्लस का, वो सिग्नल कर रहा है कि वो रिलेक्टेंट है कि वो होल्ड बैक करेगा मिलियंस ऑफ बैरल्स अ डे ऑफ ऑयल दैट इट कुड प्रोड्यूस। एंड स्पेशली जो दूसरे मेंबर है इस ग्रुप के जैसे कि कजाकिस्तान और इराक, ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं अपना अग्रीड अपॉन प्रोडक्शन सीलिंग्स। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या प्रोपोगेट कर रहा था स्टार्टिंग से कि प्रोडक्शन को कम रखो, घटाओ प्रोडक्शन को, नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना, नहीं तो ऑयल के दाम नीचे आ जाएंगे। बट कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना कोई कोऑपरेशन है। ओपेक कंट्रीज जो है ये सारी एक दूसरे से अलग चल रही है। जो व्यू है फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर कि वो नहीं चाहते कि वो सबसे हैवी बर्डन क्रॉस कैरी करें। अगर बाकी कंट्रीज जो हैं वो ग्रुप सफिशिएंट वो नहीं दिखा रही हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है सऊदी अरेबिया की वो भी हमें घटती हुई नजर आएगी फॉर वॉलेंट्री जो उन्होंने प्रोडक्शन कट्स किए थे। जो डिमांड है ऑयल का, इट हैज़ नॉट वीकन सिग्निफिकेंटली एंड ऑयल कंजम्पशन जो है इंक्रीज हुआ है बाई 1.2 मिलियन बैरल्स अ डे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। तो ऑयल मार्केट्स में इंडिया जैसी कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्पेसिफिकली आप देखो कि इंडिया के शेयर बाज़ार में काफ़ी सारी कंपनीज इसीलिए ऊपर गई हैं, इसीलिए इनके दाम बढ़े हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा ये है कि इनका एक कॉस्ट कंपोनेंट होता है क्रूड ऑयल का। जब भी ये कुछ बनाते हैं इसमें क्रूड ऑयल बहुत यूज़ होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट कंपोनेंट इनका काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये लोग खुश हो जाते हैं कि ऑयल के दाम घटेंगे तो कहीं ना कहीं इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगा, साथ में लोग भी यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे खरीदने के लिए। इंडिया को फ़ायदा होगा काफ़ी। क्यों? क्योंकि हमारे जो डॉलर पेमेंट्स होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा डॉलर परचेज करना होता है, वो ऑयल खरीदने के लिए करना होता है। तो सबसे बड़ी हमारी पेमेंट्स ही जाती है इंडिया की किस चीज़ के लिए? ऑयल परचेज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं घटेगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हम कितना बड़ा ड्रॉप देख सकते हैं। आप अपने एस्टिमेट्स बताइए, आपको क्या लगता है कि ऑयल प्राइसेस ग्लोबली किस रेट तक जा सकते हैं और कहाँ पर रुक सकते हैं अगर ओपेक प्लस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता रहता है तो? बात करूं अगले आर्टिकल की, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टैप चिप जाइंट एनएक्सपी टू बैग ऑर्डर फॉर फैब ओसैट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट की है सेमीकंडक्टर्स की, और अभी ये डिस्कशंस में है डच सेमीकंडक्टर मेजर एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के साथ एज अ कस्टमर फॉर इट्स अपकमिंग फैब्रिकेशन प्लांट इन गुजरात एंड आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। ओसैट, जब भी आप ये वर्ड देखो ओसैट, तो इसका मतलब आप समझ जाना आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। ये आसाम में इनका, और जो प्रपोज डील है यहाँ पे जो डिस्कस की जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोलैबोरेशन हुआ है यूएस बेस्ड एनालॉग डिवाइसेस इनकॉर्पोरेशन के साथ, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे इनका प्लान है। तो जहाँ पे कंपनीज एक्सप्लोर करेंगी अपॉर्चुनिटीज, जहाँ ये एडीआई चिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, वन ऑफ द सोर्सेज का ही कहना है, और टेस्ला लाइकली कस्टमर हो सकता है टाटा के सेमीकंडक्टर बिजनेस का भी। तो कंपनी जैसे कि एनएक्सपी, इनके खुद के ओन फैब्स होते हैं और ये आउटसोर्स करते हैं अपना कुछ प्रोडक्शन, जहाँ पे टाटा फैब और ओसैट फिट इन हो सकता है कि भाई आप हमें आउटसोर्स कर दो, हम आपको बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स चाहिए हम प्रोड्यूस करके देंगे। इंडिया में भी अब हम सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर पा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो सुनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो जो चीज़ें हमें चाहिए हम उनको भी आउटसोर्स करते हैं दूसरी कंपनीज को। तो काफ़ी बड़ा एक वैल्यू चेन है यहाँ पे जो कनेक्टेड है। तो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैप हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं आउट ऑफ फैब इन इंडिया।
यहाँ पे एक केस ये भी लेकर आया जा रहा है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस यहाँ पे काफ़ी बढ़ सकती है, विच आर ऑल फॉर सम रीजंस ड्राइविंग द डायलॉग विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पर्सन ने नोट किया जो कंपनी जिनके पास ऑप्शन है नॉट टू बी रिलायंट सोली ऑन द लाइक्स ऑफ TSMC, एक लीडिंग जापानीज कंपनी है ये, तो वो क्या करती है यहाँ पे, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दे सकती है टाटा जैसी कंपनीज को, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। एडवांस नोड में अगर आप देखोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट इन मैन्युफैक्चर नोड्स कंपनी जैसे कि NXP वगैरह जो है इन्हें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से। तो टाटा फैब जो है धुलेरा में है विथ 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल दिस ईयर। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एंड यहाँ पे जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं हमने देखा है कि गवर्नमेंट की मदद से दे आर ट्राइंग टू डू अ कोलैबोरेशन विथ फॉरेन कंपनीज, जहाँ पे ये कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। वी हैव टू सी कि सेमीकंडक्टर स्पेस में इंडिया कितना आगे बढ़ पाता है, बट दिस इज हिस्ट्री दैट इज बीइंग क्रिएटेड इंडिया में, क्योंकि आज से पहले हमने कभी ऐसी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की है। समर प्रोडक्ट्स सेल्स टेक अ रेन चेक, यहाँ पे बात हो रही है समर की। तो इस बार मैंने आपको बताया था, पहले ही न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लिखा था कि बहुत गर्मी रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा, समर में प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, एयर कंडीशनर और बाकी सारी चीज़ों की। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आप ये देखो, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कई बार मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि जो हमने सोचा है उससे वो पलट जाता है। तो कंपनीज जो समर स्टेपल्स बेचती है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, आइसक्रीम, ये रश कर रही हैं टू एडजस्ट डेली रिटेल स्टॉक्स इंडियन सिटीज में एज अनएक्सपेक्टेड एंड परसिस्टेंट समर रेन्स हैव डैम्पेंड सेल्स। अचानक से इंडिया में अगर आप देखोगे तो बारिश हो गई और इसकी वजह से इनकी सेल्स में काफ़ी ड्रॉप आई है, मतलब एक्सपेक्टेशन जैसी सेल तो नहीं देखने को मिली। कुछ कंपनीज जो हैं वो रीस्केड्यूल कर रही है फैक्ट्री प्रोडक्शन को ताकि एक्सेस स्टॉक बहुत ज़्यादा ना आ जाए, और डिमांड यहाँ पे 15 से 20% गिर गया है लास्ट वीक। तो जो फोरकास्ट और एक्सपेक्टेशन थे उस पर कहीं ना कहीं बारिश ने पानी फेर दिया है। एग्जीक्यूटिव्स जो है वो मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम प्री डिटरमाइंड स्टॉकिंग, और इंस्टेड ये एडजस्ट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज को डायनामिकली इन रिस्पॉन्स टू लोकल डिमांड शिफ्ट्स टू रिड्यूस ओवर रिस्क ऑफ ओवर स्टॉकिंग। तो यहाँ पे रिस्क क्या हो रहा है, ओवर स्टॉकिंग का, कि भाई हमारे पास स्टॉक कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब प्रॉब्लम रिस्क बहुत बड़ी है ये, आप हो सकता है इसे बहुत छोटा रिस्क मान रहे हो, लेकिन आप सोचो कि आपके पास आइसक्रीम की कंपनी है और अचानक से 20% ड्रॉप आ जाए आपके सेल्स में, और आपने प्रोडक्शन को भी बिल्कुल पीक पे रखा था, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया आपने आइसक्रीम्स। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस बार समर में टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि आइसक्रीम तो पिघल जाएगा ना, आपको 24 घंटे उसे कूल करके रखना होगा, प्लस वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, वो एक्सपायर भी हो जाएगा। तो ओवर स्टॉकिंग एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है फूड इंडस्ट्री के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ना जहाँ उस प्रोडक्ट को स्टोर करना ही बड़ा महंगा है। अब आपके पास लेट्स से डीजल है या पेट्रोल भी है, इसको स्टोर करना इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि कॉस्ट एसोसिएटेड है बहुत ज़्यादा, स्टोर करने में भी बहुत पैसे लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो अनएक्सपेक्टेड जो समर में शावर्स आए हैं वो चैलेंजिंग है ट्रेडिशनल फोरकास्ट ऑपरेशंस के लिए। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लॉजिस्टिक्स का में थोड़ा हमें इनोवेशन देखने को मिल रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इनोवेशन देखने को मिल रहा है। तो राहुल सिंह जो फाउंडर हैं बियर चेन के बियर कैफे, इनका कहना है कि जो सडन रेन्स है ड्यूरिंग पीक समर, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, लोकलाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे कैंपेन्स को ऑन द गो, और ट्वीक कर रहे हैं सप्लाई डायनामिक्स। तो कंपनीज को बहुत ज़्यादा डायनामिक होना पड़ता है, दे कैन नॉट बी रिजिड, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड आई थिंक बिजनेस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज। तो जब आप इन्वेस्ट भी करते हो किसी बिजनेस में, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनेजमेंट को देखो कि डू यू थिंक दे आर केपेबल इनफ कि वो ऐसी अनसर्टेनिटीज को फेस कर पाएंगे और यहाँ पे इसे एज एन अपॉर्चुनिटी भी यूज कर पाएंगे। तो दैट इज अ रियली बिग क्वालिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।